सल्यूट फाइटर्स। मार्च लास्ट वीक आ गया है। मई फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम्स है, चाहे आप इंटरमीडिएट के हो चाहे आप फाइनल के हो। इस लास्ट 1 मंथ के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कैसे क्या आगे बढ़ना है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्लान, फाइन, इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन अगर आप नर्वस हो गए हो, आप वरीड हो कि आप इस 1 मंथ में कैसे करोगे, आपकी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैं सिर्फ 5 चीजों पर बात करूंगा एंड देन लास्ट में मैं सिंगल ग्रुप कैंडिडेट्स को भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं उनके लिए जो लोग बोथ ग्रुप्स लिख रहे हैं, चाहे इंटरमीडिएट चाहे फाइनल। फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज, सर आपको ये करना है और ये क्या है मैं समझा रहा हूँ। एबीसी स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? देखो, आपको हर सब्जेक्ट वाइज एक ऐसी चार्ट बनानी है। मैंने जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल लिया डायरेक्ट टैक्स के लिए। देखो, आपको अपने सिलेबस को ए बी सी के अंदर डिवाइड करना है। ए बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी बीइंग एवरेज इंपॉर्टेंट एंड सी बीइंग लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको देखना है कि जितने टॉपिक्स है आप पूरे सिलेबस को लिखना। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स लिए हैं। आप पूरे सिलेबस को लिखो, मतलब पूरे टॉपिक सारे लिखो और देखो कि किसमें आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, किसमें आपकी पोजीशन एवरेज है और कौन सा अनटच्ड है। अब सुनना जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ। सर जो कैटेगरी सी है और जो अनटच्ड है, इसे एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अब छोड़ दो। भूल जाओ कि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी था। अब इस 1 महीने में उसे हाथ भी मत लगाना, आपके सिलेबस से उसको रिमूव कर दो। कौन सा बोला मैंने? जो कैटेगरी सी है और जो अभी तक अनटच्ड है उसको छोड़ दो। इसको एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दो, एज इफ ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। बिकॉज ये जो टाइम है, ये टाइम नया पढ़ने के लिए नहीं है। ये टाइम है जो एग्जिस्टिंग पढ़ा हुआ है, जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसे ढंग से करने के लिए। एक कहावत है, आधी छोड़ पूरे को ध्यावे, पूरा मिले ना आधा पावे। जो अभी आधा आपने पढ़ के रखा है उसे अच्छा करना है। अभी पूरा करने जाओगे, जो आधा पढ़ा हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। इसको छोड़ दो। सर अगर कोई कैटेगरी सी की टॉपिक है और जो आपकी स्ट्रांग है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो ही अभी रिवाइज करना, वरना उसे भी 1.5 डेज के लिए छोड़ दो। ये है फायर फाइटिंग सिचुएशन, यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू सैल्वेज करके निकलना है। कैटेगरी सी की मैंने बात कर ली। सर अब मैं आता हूँ कैटेगरी ए पे। मानो कैटेगरी ए के अंदर कोई एक टॉपिक है जो कि आपकी बहुत स्ट्रांग है, उसे एक रिवीजन जरूर से देना। बिकॉज जो आपका अच्छा है ना, वो वीक ना हो जाए इस 1 महीने में, ये तुमको देखना है। लेकिन एक से ज्यादा रिवीजन मत देना। इस रिवीजन में क्या करना है वो मैं आगे रिवीजन प्लानर के अंदर डिस्कस करूंगा कि रिवीजन कैसे कैसे करना है, मगर इसको जरूर से करना। सेम विद कैटेगरी बी के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, उन्हें भी अपने एक रिवीजन में एटलीस्ट एक रिवीजन दे देना अच्छे से, ताकि 1.5 डे रिवीजन के अंदर सब चीज तुम्हारे माइंड में फ्रेश रहे। इनको तुमको सबसे पहले उठाना है। अब सर आते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट में। कैटेगरी ए की कोई टॉपिक है और सर वो ही आपकी अनटच्ड रह गई है, इसमें आप क्या करोगे? देखो, छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर तो मैंने बोल दिया था छोड़ने का, बिकॉज ये आपका कैटेगरी सी था। लेकिन सर कैटेगरी ए का अनटच्ड आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आपको पता है क्या करना है? ये वो चीज़ है जहाँ पर आपकी रिविजन वीडियोस काम आएंगी। कोई भी अच्छी रिवीजन वीडियोस निकाल लो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी अच्छे फैकल्टी की, उस रिवीजन वीडियो को क्विकली देख लो। देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने की ट्राई करो और पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस चीज के लिए जो कैटेगरी ए की है, अनटच्ड है। और सर जो कैटेगरी ए में है लेकिन अभी आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर मॉडरेट इन दैट, यही वो है जिसमें आपको सबसे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है। बिकॉज सर ये कैटेगरी ए है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर मॉडरेट है तो उसे स्ट्रॉन्ग तक लाने की जिम्मेदारी आपकी है और उसके लिए आपको 2 रिविजन का टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, अब एक लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी बी के अंदर सर अगर कोई अनटच्ड है तो क्या करें? अगर टाइम हो तो बस पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लेना, वरना इसे भी आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन 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 कैटेगरी बी के अंदर अगर कोई टॉपिक एवरेज है ना, उसे मत छोड़ देना यार। वीक अगर है उसे उठा लो। अगर तुमने 1 से 2 बार पढ़ा हुआ है, तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें लगता है ये एवरेज से मॉडरेट है या वीक है, एक अच्छा रिवीजन दो से रिवीजन वीडियोस देख लो और उसको क्लोज टू स्ट्रॉन्ग ले आओ। बिलीव मी, अगर तुम्हारे कैटेगरी ए एंड बी एवरेज या स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाएंगे ना, यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू क्लियर द एग्जाम्स।
अब देखो ये टाइम ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तैयारी बहुत बुरी है और आप इस समय सोचो रैंक लाने का, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो एक हरक्यूलियन टास्क है, उसके ऊपर ना फोकस करते हुए पहले पास करने के ऊपर फोकस करेंगे। तो प्लीज ये आप हर सब्जेक्ट के लिए बनाना, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का बना के दिखाया है, ये आप इंटरमीडिएट हो फाइनल हो सबके लिए बना करके रखना। एंड बिलीव मी, इनको छोड़ देना, इनको अच्छे से पकड़ना, इनके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करना, इनके अंदर सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना, इनके ऊपर एक रिवीजन देकर के अच्छे से स्ट्रॉन्ग तक ले आओ, और जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें एक रिवीजन जरूर से दे देना। अब सर बात करते हैं कि सर कितने रिवीजन इस समय करने हैं और वो रिवीजन को कैसे प्लान करना है। देखो इस समय सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी मत बनाओ, इस समय टॉपिक वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाओ। एग्जाम्पल के लिए सर जो कैटेगरी ए के टॉपिक्स और आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से आते हैं उनको एक ही रिवीजन देना है, उन्हें 2 बार रिवाइज करने का इस समय कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो आपको अच्छे से याद रहेंगे। अब एग्जाम बस 1 ही महीने दूर है। लेकिन कोई कैटेगरी बी का टॉपिक है या फिर कैटेगरी ए का टॉपिक है जो आपका वीक है, उसको देखो 2 रिविजन्स दे देना, क्योंकि जो आपके वीक चीजें हैं ना या एवरेज या मॉडरेट है उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि मुझे एफआर को 2 बार पढ़ना है, मुझे कॉस्टिंग को 2 बार पढ़ना है, नहीं वैसे मत सोचना। यहाँ पर सोचना कि एफआर के अंदर वो कौन से टॉपिक्स है जिनको अभी 2 बार करना है, कौन से टॉपिक्स है जिनमें आप एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंट हो एक बार में हो जाएगा। और सर रिवीजन करना कैसे है, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, रिवीजन करते समय आपको खाली एक ही चीज दिमाग में रखना है कि आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे देख रहे हो। अब क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करना, और उसके थ्रू आपका आप देखोगे 75 से 80% जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। जो रिमेनिंग 20% कॉन्सेप्ट्स है उसके लिए आप अपने कॉन्सेप्ट बुक या अपने नोट्स के ऊपर जाओगे, उनको देखोगे, खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है उनको देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर अब मॉक टेस्ट का क्या करना है। अगर तुमने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखे हैं तो मैं तुमको बोलूँ, जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स तुमको ऐसे लग रहे हैं कि तुम्हारे ग्रिप में हैं उनके ऊपर एक मौके ना भी लिखो, लेकिन जो सब्जेक्ट्स तुमको लग रहे हैं ना कि तुम्हें नर्वसनेस है, मैं बताऊँ एक मॉक टेस्ट बस उन सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट लिखो, बिकॉज तुमको काफ़ी सारी चीज़ें ना लिखते समय रियलाइज होंगी कि अच्छा मैं इन चीज़ों को तो स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, लेकिन जब इसका क्वेश्चन आ रहा है तो मैं स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं इसके ऊपर। तो एटलीस्ट वो रियलिटी चेक अगर तुम्हें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक मिल जाए, बिलीव मी वो तुम्हें हेल्प करेगा अपने स्ट्रैटेजी को लास्ट के 15-20 डेज में इम्प्रोवाइज करने के लिए। अदरवाइज अब मॉक टेस्ट लिखने के लिए उतना ज़्यादा करो मत। जिस सब्जेक्ट में आपने ऑलरेडी लिख दिया है उसके लिए तो अब और अलग से लिखो मत, आपने जो भी एनालिसिस उस मॉक टेस्ट का किया है उस एनालिसिस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए आगे चलो। सर क्या रिसोर्सेज रेफर करनी है, यहाँ पर मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ, जिस बुक से आपने अभी तक पढ़ा है, अब वो अच्छी है कि बुरी है ये सोचने का वक्त चला गया, उसी बुक पर स्टिक करना है, कुछ भी नया रेफर नहीं करना है, चाहे कुछ भी आ जाए मार्केट के अंदर कि इससे कंसाइज नोट्स कुछ नहीं है, इससे शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं है, सब छोड़ दो। जिस बुक से आपने पढ़ा है उसी बुक से रेफर करने हैं। और यहाँ पर मैं आपको एकदम वापस एक चीज बोल देता हूँ, फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर रहना चाहिए। सर लिख के प्रैक्टिस करना है बिल्कुल भी नहीं। जहां तुम्हें लगता है एकदम इंपॉर्टेंट है कि हाँ इस सीक्वेंस में नोट्स आने चाहिए, 1-2 क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस कर लो, बाकी लिखने में टाइम मत लगाओ। कैलकुलेटर पर सॉल्व करो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है उसके अंदर बुक बंद करके अपने दिमाग में सोचो कि हाँ ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, आपको सीक्वेंस याद है कि नहीं, दैट शुड बी दी अप्रोच। कॉन्सेप्ट्स को बाद में रिवाइज करना, पहले क्वेश्चंस करो, जब तुम क्वेश्चंस कर लोगे ना तो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है उससे देखोगे 80% कॉन्सेप्ट तुम्हारा वैसे ही रिवाइज हो गया। सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए तुमको अलग से कॉन्सेप्ट बुक में जाकर के रिवाइज करना पड़ रहा है। सर सब्जेक्ट की सीक्वेंस क्या रखनी है, सब्जेक्ट की सीक्वेंस मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूँ। जो फाइनल वाले हैं उनको एफआर जो है उससे आप अभी स्टार्ट कर लो, बिकॉज देखो आज मार्च लास्ट वीक है, आपको अप्रैल लास्ट वीक में तो वैसे भी फाइनल जो रिवीजन है एफआर की वो आपको स्टार्ट करनी है, तो आप अभी उसको करके छोड़ दो, क्योंकि आप बीच में करोगे फिर वापस 10 दिन बाद करोगे, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को फिर जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो आप जो भी आपका फर्स्ट पेपर है इंटरमीडिएट हो फाइनल हो, फर्स्ट पेपर से अपना स्टार्ट करो, उसके बारे में अभी से रिवीजन कर लो जो भी आपको फाइनल रिवीजन करना है। एंड देन आप एक एक दिन के 2-2 सब्जेक्ट्स लेकर के चलो, यानी कि आप एक बार में 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल में चलो और ट्राई करो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी को अपने संग रखने की। उसके अंदर आपको यही रखना है कि जो अभी आपको ज्यादा डर दे रहे हैं उनको पहले उठाना है, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो उनको थोड़ा बाद में, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से उठाना है। इसी बात को ध्यान रखना, जिसमें अभी अंडर कॉन्फिडेंट हो
उसे पहले उठाओ, एड्रेस करो उनको जिनमें कॉन्फिडेंट हो, उनमें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से जाना। सर हमारी डेली प्लानर कैसी होनी चाहिए, मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, एक फैक्ट मैं तुमको अभी बता देता हूँ यार। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो यार प्रैक्टिकली आप ये समझ लो आपके लाइफ का लास्ट एग्जाम जो आप लिखने जा रहे हो, तो आप जितना मैक्सिमम दे सकते हो, मैंने कभी भी आवर्स में बिलीव नहीं किया, लेकिन आप जितना भी मैक्सिमम दे सकते हो आप उतना टाइम दे दो यार इसके अंदर। प्रैक्टिकली आपका लास्ट एग्जाम है, और जो इंटरमीडिएट में भी है, आई नो अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी पड़ी हुई है, लेकिन प्लीज़ यही समझो कि यार इतनी लंबी जर्नी आगे करनी है तो इंटरमीडिएट इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इधर अगर और लैग खा गए तो और आगे की जर्नी कब खत्म करेंगे। तो आपको भी वही चीज़ मोटिवेट करके एटलीस्ट ये मेक श्योर करना है कि आप एक बार में 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे चलाओ, ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे, मोनोटोनी नहीं लगे। एंड प्लीज़ यार जो भी अपना मैक्सिमम आवर्स दे सकते हो वो दे दो। आई नेवर कोट एनी आवर्स की 14 घंटे पढ़ने, 16 घंटे पढ़ने, 18 घंटे पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना दे देना, किसी और की बातों में मत आना कि इतने घंटे मिनिमम पढ़ने, उतने घंटे, नथिंग लाइक इट। एंड नाउ आई विल एड्रेस कि सर जो लोग अब सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं अभी मे एग्जाम्स के अंदर, उनको कैसे अप्रोच करना है। देखो यार ऊपर वाली स्ट्रेटजी उन लोगों की थी ना जिन्हें 2 ग्रुप्स मैनेज करने हैं, जिनको सिंगल ग्रुप्स मैनेज करने में अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपके पास देखो 35 डेज है अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, और क्लोज टू 40-42 डेज है अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो। जो ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके पास तो देखो अभी काफ़ी अच्छा टाइम है, अभी आपके लिए बैटल लूज नहीं हुआ है, यू कैन स्कोर वेरी गुड। आपके लिए यही मैं बोलूंगा कि प्लीज आप इस एनालिसिस को बाद में करना, अभी आप सिर्फ एबीसी के हिसाब से चलो और कोशिश करो कि सब चीजों को कवर कर लेने की। जो ग्रुप 1 दे रहे हैं जिनके पास क्लोज टू 35 डेज है अभी, उन्हें भी मैं बोलूंगा कि देखो 35 डेज इज नॉट अ कम समय फॉर जस्ट वन सिंगल ग्रुप, जहां पर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करने हैं। तो आप आराम से 12-13 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, और 12-13 दिन के अंदर आप आराम से 2 से 3 रिविजन्स कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप 3 रिविजन निकाल सकते हो, और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के भी आप 2 रिविजन्स तो निकाल सकते हो। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आपके लिए अभी भी काफ़ी अच्छा टाइम बचा हुआ है, डीमोटिवेटेड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि अब अलार्मिंग टाइम आ गया है, अब नहीं जागोगे तो ट्रेन पूरी की पूरी छूट जाएगी। तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, एंड ये स्ट्रैटेजी इरिस्पेक्टिव कि आप इंटरमीडिएट के हो या फाइनल के हो, डेफिनेटली आपके संग वर्क करेगी। हर चीज़ नहीं पढ़ना है, रिमेंबर स्टडी एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।